Welcome students. So in this video we're going to talk about why static search is optimal. By optimal we mean why a static search will always find the best solution that there is, just like UCS, but in a best amount of time. So if the heuristic is admissible, and remember why we call a heuristic as admissible, when the value of heuristic is always less than the actual value for every value of n. For every node, the heuristic value should always be less than equal to the actual value that is that is proposed by the actual value, in short. So if h of n, now let me go through the outline of the proof that will show that a static search is optimal. Then I'm going to show it to you a bit more graphically as well. So if the heuristic is admissible, then the claim is कि अगर the heuristic is admissible, then a static pre-search is optimal. ठीक है, तो क्लेम क्या है, दोबारा से और सुन लीजिए जनाब. क्लेम इज कि जनाब कि अगर आपका ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है तो गारंटी ये है जनाब कि ए स्टैटिक सर्च जो है वो ऑप्टिमल होगा. नाउ हाउ कम दिस इज पॉसिबल? सपोज कर लें. नाउ सपोज करिए जनाब कि यू हैव टू गोल्स. वन इज G0 and GO and GS. Let's suppose you are starting from this state S and GS is the suboptimal goal. Optimal goal, and SGO is the optimal goal. ठीक है. Now इसका मतलब ये है जनाब कि the path cost of going to G0 will be less than the path of going to GS, because अगर मैं सदर जाने के दो तरीक़ार थे और मेरा गोल ये था जनाब कि मैं सबसे लोएस्ट कॉस्ट पास से चला जाऊं, तो अगर एक तरीक़ेकार जो है उसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो जहाँ दूसरे में कम, जो ऑप्टिमल उसमें कम कॉस्ट आएगी. ना ऑप्टिमल की कॉस्ट किसी कॉस्ट से कम नहीं है. सब ऑप्टिमल गोल है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑप्टिमल गोल की कॉस्ट से. ठीक है. लेट सपोज कि हमने कोई एक नोड n थी जिसको हमने एक्सपेंड कर लिया. सो लेट मी इरेज दिस लाइन. एक नोड थी n जिसको हमने एक्सपेंड कर लिया. सपोज करिए जनाब के जो शॉर्टेस्ट पाथ था फ्रॉम S टू G0, उसके अंदर पहले n को आना था, उसके बाद फिर G0 जो है वो आएगा. ठीक है. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सपोज कर लें जनाब के f of GS, बिकॉज आपको पता है जनाब के गोल नोड पे h of G0 भी 0 होगा, बिकॉज गोल नोड फिर उससे पहले मुझे 0 होती है, और h of GS जो है वो भी GS it is always 0. That would mean कि f of G0 जो कि बराबर किसके था, h of G0 प्लस g of G0, क्योंकि h of G0 बराबर 0 है तो इसलिए f of G0 is equivalent to g of G0, and the same thing goes for f of GS. So f of GS, the same reasoning, f of GS is equivalent to small g of GS, which is the path cost. ठीक है, because heuristic value 0 होती है. So we have seen कि जनाब के the f of GS is equal to g of GS because the heuristic value is 0, and f of G0 is equal to g of G0 because the heuristic value of G0 is equal to 0. But we know कि जनाब क्योंकि because GO is the optimal goal, then basically f of G0 कह लीजिए, GO कह लीजिए, should be less than f of GS because the g of GO is less than g of GS. ठीक है. Then अगर f of GS is greater than f of G1, then this would mean जनाब के गोल G0 is suboptimal. अगर ये दोनों ही गोल G0 और GO और GS दोनों ही फ्रिंज लिस्ट में मौजूद होते, GO भी मौजूद होता, GS भी मौजूद होता, तो लाजमन क्या होता, क्योंकि GO की कॉस्ट कम है तो जनाब GO पहले बाहर आता और उसको आप पहले डिक्लेयर करते गोल है एज कम्पेयर टू GS, तो आप हमेशा ऑप्टिमल गोल को तलाश कर लेते. अच्छा, अब अगर मेरा ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है, इसका मतलब जनाब ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल का मतलब ये हुआ कि h of n जो है इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू h स्टैटिक ऑफ n. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि अगर g of n, अगर n ये नोड थी जिसको जो कि रास्ते में मौजूद थी, तो अगर मैं इस n of n को देखूं
तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकें। सो द आइडिया इज जनाब के g of n प्लस h of n f of n should be less than equal to f of g naught. And why is that? ये इसलिए है बिकॉज n g naught का सक्सेसर प्रीडिसेसर है, सॉरी। तो n पहले आएगा और g naught बाद में आएगा। तो अगर n पहले आया है और ह्यूरिस्टिक मेरा एडमिसिबल है तो इसका मतलब जनाब के f of n की वैल्यू लाजमन कम होगी f of g naught की वैल्यू से, and which is in turn less than f of g s। याद रखिएगा जनाब के यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन यूज किया बिकॉज सब ऑप्टिमल गोल जो है वो लाजमन बड़ा होगा ऑप्टिमल गोल से, ठीक है। तो एक्सपेंशन किस ऑर्डर में होगी, तो यानी पे n यहाँ पे होगी, तो जनाब पहले n बाहर आएगी फर्स्ट, फिर g नॉट बाहर आएगा और फिर gs बाहर आएगा। इसका मतलब जनाब के लाजमन क्या होगा कि gs से पहले g0 या go या g नॉट, जिसको मैं कहता आ रहा हूँ इंटरचेंजेबली, ये पहले बार आएगा g of s। इसका मतलब है जनाब कि एस्थेटिक विल ऑलवेज सिलेक्ट द नोड जिसकी कॉस्ट कम होगी, यानी कि हमेशा ऑप्टिमल गोल पहले सिलेक्ट होगा एज कंपेयर टू द सब ऑप्टिमल गोल। Now let's look at this proof a bit more graphically as well. So again you can see the same graphics but in a more clear form. तो again the idea is जनाब कि अगर आपका कोई solution जो आपको पहले मिला था, जैसे कि let's suppose कि G2 ऑप्टिमल नहीं था और G1 ऑप्टिमल था, तो अगर G2 पहले लिस्ट के अंदर जा भी चुका है तब भी पहले G1 बाहर आएगा या कैपिटल G बाहर आएगा और G2 जो है वो बाहर में नहीं आएगा। So सपोज कर लें there is a goal G जो कि ऑप्टिमल है, मगर फ्रिंज लिस्ट में G2 पहले जा चुका है, तो फ्रिंज लिस्ट हैज G2 फर्स्ट एज कंपेयर टू G, ठीक है। सो लेट n बी अनदर नोड, कोई एक n नोड होगी जनाब जो कि G के रास्ते में आएगी। तो अगेन तो S स्टार्टिंग नोड S से पहले मैं जाऊंगा जनाब किसी नोड n पे और फिर कुछ करते हुए मैं जाऊंगा किसी गोल G पे। तो f of n जो है वो लेस देन होगा f of G से, ऑफ कोर्स, क्योंकि n पहले आ रही है G से और ह्यूरिस्टिक में एडमिसिबल है। और f of G2 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा, सिंस n is was not expanded before G2, the following must hold कि f of n जो है वो लाजमन जो है वो लेस होगी f of g नॉट से, और f of g2 जो है वो एस्टेरिक से कम होगा, बिकॉज h of g2 जो है f of g2 जो है ये जो है h of g2 0, इसका मतलब जनाब कि g of g2 जो है लेस देन इक्वल टू द f स्टेरिक ऑफ थिंग, ठीक है। जो हमारा ऑप्टिमल पाथ f स्टेरिक है, तो इसका मतलब हमारी assumption जो है वो गलत थी, जो इनिशियल assumption थी। तो we can show this thing by a contradiction as well कि जनाब के हमारा जो पाथ जो पहले निकलेगा वो f of g होगा, बिकॉज अगर ये g2 को हम डिक्लेयर तब करते जब f of g2 जो है वो लेस देन होता f of n से, okay? f of n क्योंकि f of f ऑप्टिमल पाथ से कम है, तो जनाब ये अगर f of g2 f of n से कम है तो f स्टेरिक से भी कम होगा। इसका मतलब जो कॉस्ट है g2 की वो ऑप्टिमल कॉस्ट से कम है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज हमने कहा था f स्टेरिक ऑप्टिमल है। तो अगर f स्टेरिक ऑप्टिमल है इसका मतलब इससे कोई कम नीचे नहीं हो सकता, जैसे कम कोई कॉस्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब जनाब कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब कि f स्टेरिक ही ऑप्टिमल है और g2 जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। आई होप जनाब कि यू गेट द आइडिया ऑफ टू वेज जिसके जरिए से हमने शो किया जनाब कि a स्टेरिक इज इंडीड ऑप्टिमल। अगेन यू कैन यूज द सेम रीजनिंग टू प्रूफ के जनाब UCS is also optimal. So the same reasoning can be used to show that UCS is also optimal. Okay. So let me talk a bit about the completeness of A-steric search. So again कोई solution exist करेगा, so A-steric will find it, but दो condition है। पहली condition ये जनाब कि every node के जो successors हैं वो finite होने चाहिए। If there are infinite number of successors, then this could be a problem. And जो step cost है वो कम से कम किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो जनाब एक तो पहले बात तो ये कि जनाब का नंबर ऑफ नोड्स फाइनाइट होनी चाहिए और जो स्टेप कॉस्ट है शुड बी ग्रेटर देन सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल एक्सपोनेंशियल इन द पाथ लेंथ, यानी कि अभी भी एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्सिटी, बट इट इज स्टिल मच बेटर देन व्हाट वी फाइंड इन स्टैटिक सर्च एंड स्टैटिक कोड। इन दिस इन मोर रिफाइंड कॉम्प्लेक्सिटी रिजल्ट डिपेंड ऑन द असम्पशन मेड, यानी कि जनाब असम्पशन क्या है, ऑन द क्वालिटी ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल इन केस जहाँ पे एस्टेरिक ऑफ एन जो एक्चुअल वैल्यू है वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू से का जो डिस्टेंस है इट इज लॉगरिथमिक डिस्टेंस है बिटवीन द टू एस्टिमेट्स एंड द एक्चुअल वैल्यू, और कोई एक ही गोल एग्जिस्ट करता है, then such graph is a tree and sub exponential number of nodes will be expanded. So again this is something that we've found, but this is not a general case, it's a very specific case और ये हमेशा जो है वो सही नहीं रहता।
ठीक है जी जनाब। तो अब यहाँ पे हमने बात करी स्टेरिक सर्च की ऑप्टिमैलिटी के बारे में। In the next video we're going to talk a bit about graph search versus tree search.